हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री, और उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7। और इस चैप्टर 7 में क्या है कि बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत और कैसे उनका बर्ताव रहा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ देखते हैं कि इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष ध्यान करते हुए देखेंगे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। विशेष तौर पर बात की जाएगी लोहा, कपड़ा, इस्पात उद्योग के बारे में। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति जो आई थी, उद्योग धंधे लग रहे थे। उद्योग धंधे लगने के कारण लोगों का जो था शहरों की तरफ झुकाव हो रहा था, शहरों का विशहरीकरण हो रहा था। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ब्रिटिश शासन और भारतीयों के बीच कैसा बर्ताव रहा, दृष्टि से इन दोनों के उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिकरण राष्ट्र बना दिया। सूती कपड़ा जो था 19वीं सदी में, जब सूती कपड़े आए बनने लगे, तो उस 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया गया। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण के और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। यदि बात कर लें हम कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण से और भारत पर ब्रिटिश विजय करना, यह दोनों औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। मतलब भारत जो था, जो ब्रिटिश लोग थे, वह भारत के अंतर्गत अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही साथ क्या कर लेते हैं, औद्योगिकरण कर लेते हैं। तो इन औद्योगिकरण से और भारत पर विजय पा लेने से उनके अंतर्गत विषय से क्या हो गया था, गहरा संबंध हो गया था, एक उनका हृदय से लगाव हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती। 18वीं शताब्दी जब चल रही थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, भारत से बहुत सारी चीज़ें खरीदती है और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जा करके बेच देती थी। भारत से सामान खरीदती, इंग्लैंड और यूरोप में ले जा करके महंगे दामों पर बेचती, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, फ़ायदा होता था, मुनाफा हो जाता था। ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और औद्योगिक किस तरह के असर पड़े, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जब अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ तैयार होकर के आएगी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लोग जो हैं तरह तरह से उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। क्योंकि जो अमीर लोग हैं, अंग्रेज़ों के साथ अमीर लोग भी रह रहे हैं, तो क्यों कहीं ना कहीं वह अमीर लोग भारत के जो हैं, वह अमीरों से क्या करेंगे, उसका सौदा करेंगे, उसको खरीदेंगे और पहनेंगे। भारतीय जो चीज़ें जो थी उसकी डिमांड कम होती जाएगी। भारतीय कपड़े और विश्व बाज़ार के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय कपड़े और विश्व बाज़ार में क्या संबंध है। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। मतलब जब 1750 चल रही थी, तो हमारा भारत जो है कपड़ा उत्पादन करने में अग्रणी बन गया था। और यही नहीं, बेस्ट क्वालिटी का कपड़े बनाते। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर लें, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में कपड़ों का भारी व्यापार था। डिमांड, भारत के कपड़े की डिमांड क्या होने लगी, बढ़ने लगी। क्योंकि भारत का जो सूती कपड़ा था, सूती वस्त्र जहाँ था, वह चमकीला, मुलायम और बहुत ही आरामदायक हुआ करता था, बहुत ही मुलायम हुआ करता था, जिससे पूर्वी और मध्य एशिया में के अंतर्गत, दक्षिणी एशिया के अंतर्गत जो है इसकी डिमांड बढ़ गई। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। भारतीय व्यापारिक जो यूरोपीय कंपनी थी, वह हमारी कपड़ों को खरीदती थी और अपने यहाँ ले जाती थी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा महंगे पर बेचती थी, और यहाँ से हमें क्या करती थी, सस्ते दाम पर लेती थी। फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों की हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और अर्थ समझना
यहाँ पे हम बात करते हैं यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा की क्या डिमांड है। जब 18वीं सदी की शुरुआत आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। ठीक है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि भारत का कपड़ा जो है, इंग्लैंड कि ऊन व रेशम निर्माता जो थे वह नहीं चाहते थे कि भारतीय कपड़ा जो है हमारे यहाँ आए, क्योंकि उनकी जो थी डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। वह उनके धंधे मंद होना शुरू हो गए थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेमार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए पहल योजना शुरू कर दी। अब संयोगवश होता क्या है कि कानून पारित कर दिया, और कानून जैसे ही पारित होता है तो संयोगवश इस कानून को कैलिको अधिनियम कहा जाने लगा। अब कैलिको अधिनियम क्या है, आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैलिको अधिनियम क्या है। उस समय इंग्लैंड में नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादन अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंद लगाना चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। अब भारत का कपड़ा इतना मुलायम, इतना आरामदायक था कि वो लोग चाहते थे कि भारत का कपड़ा हमारे मार्केट में ना आए और इंग्लैंड का कपड़ा जो है उसका वर्चस्व, उसका जो है मार्केट बना रहे। इसी क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विस्तृत किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ देखा जाए तो भारतीय कपड़ों के साथ साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन ने स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया है। स्पिनिंग जैनिंग क्या है, परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ गई। तकली क्या होती है, जिससे सूत की कताई की जाती है, ठीक ना। तो सूत जो रुई होती है उसकी कताई की जाती है, उसको तकली बोलते हैं। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई की क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब जब वास्प का इंजन आ गया तो जो काम धीरे धीरे हो रहा था, हाथों से चल रहा था, वो अब इंजन से काम करने लगा, जिसमें कामों में बढ़ोतरी हो गई, डिमांड भी पूरी होने लगी और बहुत सारा कपड़ा बेहद कीमती कीमत पर तैयार किया जा सकता था। क्योंकि हाथ से बनाए हुए कपड़े जो थे कुछ मोटे हुआ करते थे, लेकिन जब मशीन आ गई, तकनीक का आविष्कार हो गया, तो सूत को ज़्यादा से ज़्यादा बारीक बनाया जा सकता था और कपड़े में जो है बहुत सारा परिवर्तन किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया। कंपनी भारत सरकार जो है आकर के चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा ही आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मांगने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उसी पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। नहीं तो अन्यथा क्या होता था कि इंग्लैंड और अन्य देशों से क्या लाते थे वो लोग, अपने यहाँ से चांदी लाते थे और उसी के बदले क्या खरीदते थे, ये लोग सूती कपड़े खरीदते थे। लेकिन अब हुआ क्या कि यहीं से वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि यहीं के लोगों के ऊपर लगाई गई राजस्व से पैसे वसूलती थी और यहीं से कपड़े खरीदने का काम करती थी, जिससे कंपनी को भी क्या होता था, ज़्यादा लाभ होने लगा था। अब देखते हैं, बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय में ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी हुनर आगे बढ़ते जाते थे। मतलब गरीबी होने के कारण क्या आता था कि एक फैमिली में जो हुआ, यदि कोई बुनकर हो गया, यदि काम में बढ़ोतरी करने लगा तो उसके परिवार आने वाले लड़के जो थे उस काम में लग जाते थे। बंगाल के तांती लोग, उत्तर भारत के जुलाहे, मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ? ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास में भारतीय कपड़ा उत्पादक कई तरह के असर डाले। पहला, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ा। अब प्रतिस्पर्धा हो गई, क्योंकि जब ब्रिटेन के अंतर्गत जो है तकली, भाप वाला इंजन, इन सारी चीज़ों का आविष्कार हो गया, तो वो लोगों के यहाँ क्या होने लगा, वो लोग अपने यहाँ कपड़े जो है बहुत ही बारीक और मुलायम अच्छे तरीके से बनाने लगे और हमारे कपड़े जो है उनके सामने क्या होने लगे, थोड़ा सा वीक पड़ने लगे, जिससे मुकाबला होने लगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। दूसरा, भारतीय इंग्लैंड के कपड़े का निर्यात मुश्किल हो गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। ब्रिटिश कंपनी क्या चाहती थी कि जो जाता था उस पर सीमा शुल्क लगा देती, इतना टैक्स लगा देती थी कि भारत के लोग सोचते थे कि अब कपड़ा जो है दूसरे देशों में बेचने से बेहतर है कि हम यहीं पे क्या करें, बेचें।
अब देखते हैं यहाँ पे औरंग। औरंग क्या है? फारसी शब्द, भाषा में गोदाम, औरंग कहा जाता है, गोदाम को औरंग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करने रखा जाता है, उसी वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द प्रयोग किया जाता है। अब क्या देखिए, इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों में बाहर कर दिया गया। इसी वजह से हमारे यहाँ हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। जो बंगाल के लोग थे वह ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े तैयार करते थे और उनको जो है विदेशों भेजा जाता था। लेकिन जो कपड़े जाते थे उस पर ब्रिटिश सरकार क्या करती है, इतना शुल्क लगा दी कि जो बंगाल के बुनकर थे उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। न तो माल जा रहा था बाहर, न तो उनकी कमाई हो रही थी। इस प्रकार जो था वह पूरी तरह से कमज़ोर होने लगे। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने पर बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई कि हमारी माल पर सीमा शुल्क कम की जाए और हमारे निर्यात किए जाएं। लेकिन असली दुर्दिन तो तब आने वाले थे असली तो बेकार दिन तब आने लगे जब 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों पे से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। अब सोचिए, हमारी भारत के लोग भी जो है अपना खुद स्वदेशी चीज़ों पर साथ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में पतन होना क्या है, लाजमी है। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वाले को भी हालत ख़राब होती थी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही आजीविका चला रही थी, बेरोजगार हो गई, क्योंकि भारत के कपड़े का डिमांड कम हो गया। ठीक ना, भारत के लोग ही जब बोलते हैं भारत के लोग जो कपड़े नहीं पहन रहे हैं भारत का, तो कैसे काम चलेगा। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। इसी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभाव का किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाली कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन और नहीं ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना। मदुरई ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों के नए नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने है। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि आयातित कपड़े का बहिष्कार करें। जो हमारे यहाँ कपड़ा विदेशों से आ रहा है उसका हम क्या करें, बहिष्कार करें, उसको न पहने, स्वदेशी अपनाएं, हाथ से कते सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में शामिल कर लिया। तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में लगा दी गई। 1931 में चरखे को लगाया गया। आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वाले को क्या हुआ होगा। देखिए, उनसे बहुत सारे खेतीहर मजदूर बन गए। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए। देश से बाहर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बागानों में काम करने लगे। हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अब मुंबई हो गया है, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़े कारखानों में नौकरी भी मिल गई। इस तरह से लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, जो अपने काम धंधों में लग गए, जिससे जो है उनको धीरे धीरे कामों में सुधार होने लगा। अब सूती कपड़ा मिलों का उदय कैसे हुआ। बात करते हैं कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगा, तो 1854 के मुंबई में स्थापित किया गया। कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुंबई तक एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बना चुका था। करीब 19वीं सदी की शुरुआत में से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को जो निर्यात किया जाता था, जो कपास बेची जाती थी, उसके लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। मुंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली एक विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था। कपास की खेती की जाती थी और जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। देखिए, प्रगलन क्या है। प्रगलन मतलब गलाना। चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे ताप पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु से बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। 1900 तक आते तक बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो गई थी। बहुत सारी मिलें पारसी गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी। चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। देखिए, हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे भारत के अंतर्गत जो है ये सारे कार्य हो रहे हैं। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कारखाने खोले गए। प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। गुजराती लोग, पारसी लोग, ठीक है ना, धड़ल्ले से क्या कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं।
कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। देखिए मुंबई में कब खुल रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद में खुल रहा है 1861 ईस्वी में। उसके बाद क्या है, कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे जो है सूती वस्त्र की डिमांड बढ़ने लगी, वैसे वैसे कंपनी खुलने लगी, और जब कंपनी खुलने लगी तो मजदूरों की डिमांड भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। हज़ारों करीब काश्तकार, दस्तकार, खेतीहर कामगार का जो है कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। शुरू में क्या होता है कि कुछ दशक तक दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा था। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस युद्ध को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। ब्रिटेन से सस्ते कपड़े आते थे, है ना, और उसका क्या करना था, डिमांड करना पड़ रहा था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। ज़्यादातर देशों में सरकार क्या करती थी, अलग अलग देश के जो लोग थे वह जो यहाँ से कपड़ा आयात होता था उस पर सीमा शुल्क ज़्यादा लगाती थी, और औद्योगिकरण को क्या करती थी, बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा क्या होने लगा, खत्म हो जाती थी, और संबंधित देश नवजात उद्योगों का संरक्षण मिलता जाता था। यहाँ पर देखते हैं कि भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रों उत्पादन की पहली कड़ी लहर प्रथम युद्ध, विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई, और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग करने लगे। हमारे भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने कहा कि जो प्रथम विश्व जब युद्ध होता है तो भारतीय सैनिक जो है उन्होंने कहा कि हम विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर रहे हैं, और आप जो है हमारे लिए क्या करें, कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। यहाँ पे देखते हैं कि टीपू सुल्तान की तलवार और उटल स्टील क्या है। भारतीय इस्पात और लोह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान की एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 बार लड़ाइयाँ लड़ी, हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालय में बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन के लौह कवच को भी क्या करती थी, आसानी से चीर सकती थी। सोचिए टीपू सुल्तान जो 4 बार विश्व युद्ध लड़ा, 4 बार अंग्रेज़ों से लड़ा, और लड़ते लड़ते हाथों में तलवार लिए शहीद हो जाता है, जो अपनी तलवार को अपने हाथों से गिरने नहीं देता है। और आज भी ब्रिटेन वाले जो है अपने संग्रहालयों में रखे हुए हैं, और उनके लिए क्या है, मूल संपत्ति बनी हुई है। तलवार की खासियत क्या थी कि वह जो है लोहे से बनी हुई सामानों को क्या करती थी, जो कवच थी उसको चीर देती थी। इस तलवार में यह गुड़ कार्बन की अधिक मात्रा वाली उटस थी। उटस नमक स्टील से पैदा हुआ जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया गया था। इस उटस तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इसकी वजह से बनावट लोहे में कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। कार्बन के बेहद छोटे छोटे कण होते थे जिससे उसको क्या किया था, दबा करके बनाया जाता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले प्रशासक बुनानान ने ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में उट स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिला करके, ठीक ना, भट्टियों में काठ का कोयला, लकड़ी का कोयला मिलाया जाता था, और छोटी छोटी हड्डियों में रख करके, हांडी मतलब जिसको घड़ा बोलते हैं, उसमें रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगलाग इस अब देखिए भारत ही नहीं बल्कि एशिया में भी तलवार बनने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उटल असल में एक कन्नड़ शब्द उक्कू है, तेलुगु शब्द हुक्कू, और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय यदि बात कर लेंगे, भारतीय उड स्टील ने यूरोपीय कंपनी को काफ़ी आकर्षित किया। विख्यात बिजली व चुंबकत्व का आविष्कार करने के लिए माइकल फैराडे ने भारतीय उड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया था, परंतु दक्षिण भारत में इसकी प्रचलित उड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह से लुप्त हो गई।